ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। निकुंज सर, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, आशीषा ने शुरुआत किया आज एलआईसी हाउसिंग से, तो मुझे याद आया एलआईसी पॉलिसी याद आ गई। कंगना रनौत ने कल अपना एफिडेविट फाइल किया है। अब 50 एलआईसी पॉलिसीज उनके पास हैं। आपसे एक व्यू चाहिए सर, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइस बड़े कमाल के होते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट गुरु की भी उपाधि दी जानी चाहिए। क्या कहेंगे, 50 एलआईसी पॉलिसीज थोड़ी ज़्यादा नहीं है? 50 LIC पॉलिसी आप क्यों लेंगे? देखिए, LIC पॉलिसी जो 50 हैं उसके अंदर जो क्वांटम है वो करीब 10 लाख पर पॉलिसी का है, और उनकी जो वैल्यू है वो एक वैल्यू नहीं है, हर 2-3 साल के अंदर वो, अगर आप देखें तो वो उनकी टर्म खत्म हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जो करा गया एक प्रकार की टैक्स प्लानिंग के लिए करा गया है, और ईच वन टू देयर ओन इन टर्म्स ऑफ हाउ यू वांट टू अप्रोच टैक्स प्लानिंग। मेरा हमेशा मानना है कि अगर आप टैक्स प्लानिंग करते हैं तो आपको जो टैक्स प्लानिंग का एडवांटेज था, अब नए रजीम के अंदर वह 2 साल पहले सरकार ने ख़त्म कर दिया। तो LIC या फिर जीवन बीमा को टैक्स प्लानिंग के लिए ना लें। अगर आप जीवन बीमा लेते हैं तो आपको टर्म इंश्योरेंस हमेशा लेना चाहिए, बिकॉज वो हमेशा सस्ता पड़ता है, और आपको बाकी जो कैपिटल है वो इधर SIP में डालनी चाहिए या फिर निफ्टी ETF में डालनी चाहिए। बिकॉज अब लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे, जो भी प्राइवेट सेक्टर हो या फिर सरकारी सेक्टर हो, LIC हो या फिर और कोई प्राइवेट कंपनी हो, इन्होंने जो रिटर्न्स दिए हैं आफ्टर कॉस्ट जो इन्होंने रिटर्न्स दिए हैं वह इंडेक्स को भी नहीं बीट कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको हमेशा एक टर्म पॉलिसी लेनी चाहिए। टर्म पॉलिसी आपको अगर जितनी जल्दी आप लेंगे, आपको हमेशा वह सस्ती पड़ेगी। आपको इन्फ्लेशन हमेशा नज़र में रखनी चाहिए जब आप टर्म पॉलिसी लेते हैं, और अगर आप एक्सेस जो आपके पास कैपिटल अगर है तो आपको हमेशा उसको ETF में या फिर SIPs में डालना चाहिए, बिकॉज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम the rate of appreciation what you will see after cost also will be stronger in SIP and especially in ETF. सर, ये तो रही कंगना रनौत की पॉलिसीज़ की बात, बट सर मार्केट्स पे वापस आते हैं, और मार्केट्स में हमने कल एक नई लिस्टिंग होते हुए देखी, उस पर आपसे चर्चा करना चाहेंगे। हालांकि जो लिस्टिंग थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं रही, पर उसके बाद एकाएक लिस्टिंग के बाद एक अच्छा रनअप हुआ, और आज हमने देखा कि आकाश बंसाली जी भी आधार हाउसिंग के IPO में उन्होंने शेयर्स खरीदे। आपकी क्या एनालिसिस है कि क्या अभी भी मौका है यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री का, और लॉन्ग टर्म में क्या कुछ उम्मीदें रखें? देखिए, HFCs जिसे हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कहते हैं, एक समय था जब ये द मोस्ट गो टू सेक्टर होते थे। इस समय मोस्ट गो टू सेक्टर्स नहीं है। नंबर ऑफ कंपनीज विच आर लिस्टेड इन टर्म्स ऑफ द हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर नाउ, इसके अंदर भी काफ़ी छोटी प्राइवेट कंपनीज हैं जो अपने नीश पर हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी है, जिनके अंदर काफ़ी अच्छे प्रोसेसेस और सिस्टम्स हैं। मगर HFCs को लेकर के कंपटीशन काफ़ी इंटेंसिफाई हो चुका है। HFCs को लेकर के मार्केट को ये लगता है कि जो सेक्टर है इसके अंदर बिकॉज ऑफ कंपटीशन रेट ऑफ रिटर्न जो रहेगा हमेशा कम रहेगा। मगर मेरा यह मानना है कि HFCs एक स्टेबल बिजनेस है। मेरा यह मानना है कि इंडिया के अंदर हाउसिंग पेनिट्रेशन, भले ही वो अर्बन हाउसिंग हो, भले ही वो रूरल हाउसिंग हो, काफ़ी कम है। इंडिया ग्रो करेगा, हाउसिंग डिमांड ग्रो करेगी, और बॉटम ऑफ द पिरामिड में अगर आप बेट करते हैं, जिससे हम लो कॉस्ट हाउसिंग बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बहुत मजबूत रहेगा। हम कल की लिस्टिंग की बात करते हैं, आधार हाउसिंग फाइनेंस की। हम आज उस शेयर की दोबारा बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इसके अंदर जाने माने निवेशक आकाश बंसाली जी, जिनका नाम से संपर्क है, उन्होंने उसमें निवेश करा है। ब्लू डायमंड करके एक और कंपनी है जो भी इनाम ग्रुप से एसोसिएटेड है। इसके अलावा जब एक कोई बड़ा मार्की इन्वेस्टर किसी शेयर में आता है तो जाहिर सी बात है मार्केट हमेशा उस बात को नोटिस करता है। तीसरा, अगर आप एक वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन हमारे स्क्रीन पर है, आधार हाउसिंग वर्सेस आवास फाइनेंस वर्सेस एप्टिस, उसी पूरी कैटेगरी की बात करें जो कि प्राइवेट डोमिनेटेड HFCs हैं, उसके अंदर आवास फाइनेंस की जो आधार हाउसिंग फाइनेंस की जो वैल्यूएशंस हैं मुझे तो अट्रैक्टिव लग रही हैं। इसके अंदर ब्लैकस्टोन का 98% होल्डिंग थी, अब ब्लैकस्टोन ने IPO में बेचा है, तो जिसकी वजह से सप्लाई आई है, और सप्लाई की वजह से हमने देखा है कि स्टॉक के अंदर जो प्राइस डिस्कवरी है वो इतनी अच्छी नहीं हुई है। मगर सेक्टर ग्रो करेगा, कंपनी के अंदर बड़े इन्वेस्टर्स हैं, कंपनी के रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, तो आने वाला कल जो रहेगा आज से हाउसिंग फाइनेंस के लिए और आधार हाउसिंग के लिए मुझे लगता है अच्छा रहेगा। आपको उस व्यू से इसमें निवेश करना है जहाँ की आप
कुछ महीनों की नहीं, कुछ दिनों की नहीं, कुछ सालों की बात अगर आप सोच सकते हैं तो आपको शेयर में निवेश करना चाहिए। देखो सर, गुड मॉर्निंग। वैसे तो मैं को F5 पे भी क्वेश्चन पूछना था। मेरे पास दो क्वेश्चन है, मैं दोनों को क्लब कर देता हूँ, आप दोनों का अलग अलग जवाब दे दीजिएगा। पहला तो ये F5 की होल्डिंग 27% हो गई है, ये इंडिया में मैक्सिमम 20 तक चले जाते हैं, तो ये कितना सेफ इसको समझें कि अब ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे और वापस आ सकते हैं? प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है कि चाइना को इग्नोर करके इंडिया में ही रहेंगे वो? दूसरा सर, ये मैनकाइंड फार्मा के नंबर्स भी आए हैं और खबर भी है मार्केट के अंदर कि वो भारत सीरम में एक्विजिशंस कर सकते हैं, तो जरा दोनों पे आपका टेक चाहिए। देखिए, खबर का पुष्टिकरण हमारे पास कुछ है नहीं, मगर जी हाँ, ये बात ज़रूर है कि वह एक इनेबलिंग रेजोल्यूशन पास करने की बात कर रहे हैं। एक फार्मा कंपनी जब कोई इतना बड़ा इनेबलिंग रेजोल्यूशन पास करती है तो इसकी जाहिर सी बात है कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा वह करने वाले हैं जिसके अंदर उनको फ्रेश कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। मैनकाइंड फार्मा के मॉडल के अंदर, और अगर फार्मा कंपनीज को आप देखें तो इनमें डेट नहीं होता है, बिकॉज ये जितना एक्सपैंड करती हैं उससे ज़्यादा कमाती हैं, या फिर कमाती हैं फिर एक्सपैंड करती हैं, फिर एक्सपैंड करती हैं फिर कमाती हैं। ये ऐसे बिजनेस हैं जिसके अंदर आपको एक्सपेंशन के लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। तो अगर मैनकाइंड फार्मा कुछ खरीदने वाला है तो जाहिर सी बात है उसके लिए उसको इनेबलिंग रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। आप स्टैंड अलोन पे अगर मैनकाइंड फार्मा की बात करें, मैं नतीजे देख रहा था, नतीजे अच्छे हैं। एक ऐसी यूनिक पोजीशनिंग है मैनकाइंड फार्मा की, डोमेस्टिक मार्केट पर इसका बड़ा फोकस है। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर इनकी दो कैटेगरीज हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्यूट और जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक। क्रॉनिक होता है कि भाई जो लाइफस्टाइल डिजीजेज आ रही हैं, जैसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं, डायबिटीज़ बोल रहे हैं, वह हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी आ रही हैं। कई कारण हैं क्यों क्रॉनिक डिजीज़ आ रही हैं, मगर क्रॉनिक डिजीज़ में इनकी ग्रोथ अच्छी आ रही है, मार्केट शेयर अच्छा है। अक्यूट के अंदर भी इनका काम अच्छा है। तो मुझे लगता है मैनकाइंड फार्मा इज़ मोर लाइक अ बेट ऑन इंडियन पर कैपिटा, कि इंडिया विल ग्रो, पर कैपिटा विल ग्रो। आने वाले समय के अंदर यू विल परहैप्स गो अप द वैल्यू चेन इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन कंजम्पशन। सो मैनकाइंड फार्मा उस नज़र से देखना चाहिए। अगर आप बात करें एफआई की, डिम्पी, जी हाँ, वो आप जो आप डेटा सुबह बता रहे थे, एफआई की होल्डिंग कम हो चुकी है, एफआई की पोजीशनिंग शॉर्ट है। देखिए, इस मार्केट में एक समस्या है, वो एफआई की सेलिंग, और जिस प्रकार से एफआई बेच रहे हैं, मुझे लगता है कि वो कंपल्शन और इमोशन से ज़्यादा इस समय बेच रहे हैं, सोच के समझ के नहीं बेच रहे हैं। भाई कोई बड़ा रिडेम्पशन तो मुझे नहीं लग रहा है इमर्जिंग मार्केट फंड्स में आ रहा है। अगर रिडेम्पशन इमर्जिंग मार्केट फंड्स में आ रहा होता तो हमें पता लग जाता। दूसरा, ग्लोबल मार्केट्स इतने अच्छे हैं, इस समय कोई बड़ा रिडेम्पशन मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। नैस्डैक और डाउ ऑल टाइम हाई रोज बना रहे हैं। तो इस समय मुझे लगता है कि एक एहतियात या फिर एक कॉशियस आउटलुक एफआईज नहीं लिया इवेंट के पहले। अगर इवेंट मार्केट्स को पसंद आता है तो डिम्पी जी, वही एफआई जो आज जोर जोर से बेच रहे हैं वह दुम दबाकर वापस आएंगे। तो मुझे लगता है कि एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है मार्केट का, कि इस समय एफआई कंसंट्रेशन इतना नेगेटिव हो चुका है, जो हमने 2012-13 में देखा था। हिंदुस्तान में 2012-13 जैसा माहौल अभी नहीं है, मगर एफआईज ने इस प्रकार का व्यू बना रखा है। ओके, तो चलिए, वो बड़े इवेंट पे भी नज़र है और देखते हैं कि किस तरीके से पैन आउट होती हैं चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैनकाइंड फार्मा, आधार हाउसिंग फाइनेंस, सभी काउंटर्स पे हमें गाइड भी करने के लिए।